जैसे ये वायर है, ये वायर दे रखा है और इस वायर को डबल कर दिया जाता है, इस वायर को डबल कर दिया और इसका जो लेंथ है, वायर का लेंथ है L, वायर की लेंथ जो रखी है L, मतलब ओरिजिनल जो लेंथ है उसको आप L मान लीजिएगा, ठीक है। अब जो वायर का रेसिस्टेंस है, वायर का रेसिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, तो सॉरी 6 ओम, तो R इज इक्वल टू 6 ओम, और इसको ना आप केस फर्स्ट लिख दीजिएगा, केस फर्स्ट, इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 6 ओम। अब जो लेंथ है इसका, वो लेंथ L हो गया, और इनिशियली जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको मान लो कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल A मान लिया। इसके बाद वो हमने कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा, और देखिए वायर जो है किसी भी एक मटेरियल का दे रखा होगा, मान लो कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किसी भी मटेरियल का, तो उसकी कुछ रेसिस्टिविटी होगी, तो रेसिस्टिविटी को हमने बोल दिया रो। आवाज़ ना आए, पीछे से बात कर देंगे, रेसिस्टिविटी को बोल दिया रो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, आवाज़ ना आए, ठीक है, सुन लिया नहीं? हाँ, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस उन्होंने 6 दे रखा है। तो आप एक काम करिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और फिर उसके बाद देखिएगा आगे हमें क्या करना है। अब हम वायर को फोल्ड कर दें, तो वायर को फोल्ड करने का मतलब क्या है, नया केस देख लीजिए, केस सेकंड, वायर को फोल्ड कर, तो वायर को हमने फोल्ड कर दिया, तो आप ये देखिए कि जैसे हमारे पास कोई चादर है और हम उस चादर को ही फोल्ड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उसकी लेंथ आधी रह जाती है। जब उसको डेवलप कर देते हैं, फोल्ड करते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी है, जो पहले लेंथ L थी, अब जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L/2, नई वाली लेंथ हो जाएगी L/2, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो पहले सिर्फ A था, अब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 2A। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो मुझे क्या बोल रहा हूँ बताओ। तो एक तो आप ये देखिएगा कि अब हमें नया रेसिस्टेंस निकालना है, तो नए रेसिस्टेंस को मैं बोल दूंगा R डैश, नई जो लेंथ है उसको L डैश बोल दिया, तो वो कितना हो जाएगा L/2, और नया जो एरिया है A डैश, वो कितना हो जाएगा 2A, और रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वायर तो सेम, रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो वायर तो हमारा सेम है, बस हमने उसको फोल्ड करके डबल कर दिया है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि मैंने नए रेसिस्टेंस को R डैश बोल दिया, नई लेंथ को L डैश बोल दिया, जो कि मुझे पता है L/2 है, नया एरिया को मैंने A डैश बोल दिया, ये भी मुझे पता है कि 2A के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नया रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो L/A, तो यहाँ पर हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, तो R डैश इज इक्वल टू रो, और L डैश की वैल्यू कितनी है, L डैश की वैल्यू है L/2, L डैश की वैल्यू है L/2, और A डैश की वैल्यू कितनी है 2A। हम ये जानते हैं कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आ रहा होता है, मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन आ रहा होता है, और डिनोमिनेटर में रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, तो उसको बना लेते हैं कैसे कि यहाँ पर 2A है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2A/1 कर देंगे। तो इसमें होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो रो L ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा रो L इंटू 1, लिख दो ऐसे, और ये 2 इंटू 2A, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन 4A, रो L अपॉन 4A। अब एक चीज़ देखिएगा, रो L अपॉन A की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, मैं इसको अलग कर दूंगा, कैसे लिखूंगा, 1/4, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे R डैश
इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी है 6 ओम, ठीक। तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 4 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि हमारे पास अगर कोई भी वायर है और लेंथ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं है कि भाई मुझे एक टेबल लैंप जलाना है, और टेबल लैंप जलाने के लिए मैंने एक छोटी सी वायर ले ली, मतलब या चलो इतनी लंबी मैंने वायर ले ली, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, जो बिजली का बिल है, वो उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा कम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो वायर होगी उसको छीलेंगे, उसकी वायर को छील के डबल कर देंगे, डबल करके फिर लपेटेंगे, और लपेटने के बाद फिर उसको लगा देंगे। तो उससे होगा क्या, आपने वायर को डबल अप कर दिया, डबल अप करने से होगा क्या, फिर रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। पहले रेसिस्टेंस कितना था 6 ओम, बिल्कुल। आपने सेम वायर लिया और सेम वायर को आपने फोल्ड करके डबल कर दिया, तो जब आप फोल्ड करके डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस देखो कितना कम हो जाएगा 1.5। जब इतना कम रेसिस्टेंस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बिजली की खपत उतनी ही कम होगी। खपत जानते हैं, कंजम्पशन, उतना ही कंजम्पशन कम होगी, समझ गए। तो ये कुछ छोटे छोटे जुगाड़बाजी हैं जो लोग घरों में पहले कभी किया करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब क्या है कि अब पहले से ही जो चीज़ें हैं वो इतनी कम रेसिस्टेंस की आ रही हैं। जैसे मान लीजिए हम इस ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो 15 वाट 16 वाट की, पहले नॉर्मल ट्यूबलाइट ही 40 वाट की आया करती थी। तो ट्यूबलाइट आती थी, अब LED लाइट्स आती हैं। हाँ, अब उसमें होता क्या कि वोल्टेज तो कम हो गई है, वोल्टेज का मतलब क्या, पावर तो कम हो गई है, लेकिन इल्यूमिनेंस बढ़ गया है। टाइम के साथ साथ नई एडवांस चीज़ें आई हैं। इल्यूमिनेंस का मतलब होता है रोशनी, कि कितनी रोशनी बढ़ रही है। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं भी अगर कुछ भूलें आप या कुछ भी चीज़ में दिक्कत आए तो प्लीज़ मेरे से पूछना। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। सर एग्जांपल क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट किसका तो कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसा हो सकता है सर? कोई भी सर्किट उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है कि एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर और एक बैटरी लगी हुई है। इस रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, इस रेसिस्टेंस का मतलब कुछ भी है, एक फैन लगा हुआ है या ट्यूबलाइट लगी हुई है, कुछ भी है। तो कोई भी जो कंपोनेंट होता है, चाहे फैन है, चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रिज है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रेसिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ना अपना। तो इसलिए ये तो हो गया सिंपल सर्किट। अब मान लीजिए इसी में मैंने एक रेसिस्टेंस और जोड़ दिया, यही कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वो रेसिस्टेंस जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि बैक टू बैक कास्केडिंग कर दूँ। कास्केडिंग मतलब पीछे एक के पीछे एक, जैसे ट्रेन होती है ना, ऐसे जोड़ते चले जाएँ। और एक ऐसा होता है कि जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगाते चले जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पर। तो यहाँ लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ये नोट्स में दे रखा है, लेकिन एक छोटा सा प्रूफ है, इसको मेरे साथ आप नोट भी कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, there are two ways in which resistances can be connected with each other. पहला है सीरीज कनेक्शन, दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। एक लॉजिक आपको बताऊंगा, उसको कभी मत भूलना, ये तो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में गलती हो सकती है। एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, नोट करके लिखेंगे, मैंने इसमें नोट्स में भी दे रखा है, बाकी साथ में आप नोट कर दें। इसका मैं प्रूफ भी करवाऊंगा आपको कि सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पैरेलल कनेक्शन में रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो नोट करके लिख लें। हाँ हाँ
नोट में आप लिखिएगा इन सीरीज कनेक्शन series connection current remains same but voltage varies का मतलब होता है डिफर करता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, हर कंपोनेंट में वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज कनेक्शन में करंट सारे कंपोनेंट्स में सेम होगा। समझ रहे हैं? मैं भी लिखवाऊंगा इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा। दूसरा लिखें इन पैरेलल कनेक्शन parallel connection voltage remains same voltage remains same but current varies parallel connection में voltage remains same but current varies अब नोट्स में देखिएगा, नोट्स में यहाँ पर इन्होंने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में दोनों में डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस दे रखा है। तो पहला देखिए लेफ्ट में सीरीज कनेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर, पेज नंबर 18 पर है, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस, ऐसे लिखा हुआ है पेज नंबर 18 पर, लेफ्ट में सीरीज उसकी डेफिनेशन और राइट में पैरेलल की डेफिनेशन, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है तो प्रूफ मैं अभी करवाऊंगा। तो सीरीज कनेक्शन में है व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively they are said to be connected in series, they are said to be connected in series। तो ऐसे समझिए कि जैसे मेरे पास 8-10 किताबें हैं, 8-10 बुक्स हैं, तो हमने क्या करा, हमने एक बुक को रखा, उसके पीछे दूसरी बुक, उसके पीछे तीसरी बुक, उसके पीछे चौथी बुक, तो हमने क्या करा, हमने बुक्स की चेन बना दी। तो इसी तरीके से अगर रेसिस्टेंस को मैं एक के पीछे एक कनेक्ट कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। अब आ जाइए, हाँ एक्सटेंशन बोर्ड में होता है इसका, वो अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको। एक्सटेंशन बोर्ड भी एक्चुअल में है तो पैरेलल कनेक्शन, लेकिन एक्सटेंशन बोर्ड में वो एक्सटेंशन स्ट्रिप होती है जिसमें लाइन से होते हैं सारे सॉकेट्स, ठीक है, उसको सीरीज नहीं बोलूँगा, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अब आप ये देखिएगा, अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास वही 8 या 10 किताबें हैं, हमने उनको एक के पीछे एक करके रखा था, अब हमने क्या करा, अब हमने उसको एक के ऊपर एक स्टैक बनाकर रख दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में अगर मान लीजिए कोई 3 रेसिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं एक के पीछे एक, तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, वो क्या होगा, तीनों रेसिस्टेंसेस को ऐड कर दो। तो सीरीज कनेक्शन में जब हम पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको तीनों रेसिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। अब आ जाओ पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में जब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है तो उसका तरीका अलग होता है, पहले सबका रेसिप्रोकल करते हैं और फिर ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 रेसिस्टेंसेस हैं, तीनों ऐड हो गए। सोचो 4 रेसिस्टेंसेस होते तो चारों ऐड हो जाते, 50 होते तो 50 के 50 ऐड हो जाते। ऐसे ही यहाँ पर अगर 100 रेसिस्टेंस होते तो हर रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करते पहले और फिर सबको ऐड कर देते, ये काम। अब ये हुआ कैसे है, क्या मतलब उसमें कितने भी आगे ऐड कर सकते हैं, कितने भी रेसिस्टेंसेस सीरीज में, पैरेलल वाले में रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। उसमें ऐड क्यों करते हैं, इसमें रेसिप्रोकल करके ऐड क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है, उस पर आते हैं।
हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। वोल्टेज सोर्स ये पॉजिटिव टर्मिनल पैरेलल लाइन बनाते हैं। बैटरी का सिंबल होता है कि दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी, ये बनाते हैं। अब बैटरी में तो पेयर करेगा ना, हाँ दो करेगा, बैटरी में तो पेयर करेगा। हाँ पेयर बन तो गया, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। सर इसके दो ही है। ऐसे सोच रहे हो? यस सर। ऐसे 3 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सर एक बना सकते एक भी बना सकते हैं। आप है क्या कि ये जो है ना, ये एक सेल होता है, और जब हम ये कहते हैं कि हमने कोई 2 या 3 सेल एक के पीछे एक जोड़ दिए तो वो एक बैटरी बना देता है, पूरी बड़ी बैटरी। तो लेकिन कॉमन लैंग्वेज में जो छोटा सा एक सेल आता है ना, उस सेल को भी हम बैटरी बोल देते हैं। और वो जो 2 शायद हो सकता है स्कूल में बताया हो, इस वजह से आपको ध्यान हो, वो 2 इस वजह से क्योंकि छोटे से छोटा भी सर्किट होता है तो वहाँ 2 सेल जरूर लगाते हैं। जैसे टीवी का रिमोट, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 सेल जरूर लगते हैं। सिंगल सेल से काम करता है। सिंगल सेल शायद कहीं होता नहीं आजकल, सब कुछ अच्छा देखा है कहीं? हाँ, तो जब टीवी के रिमोट में देखा है एक सेल से रिमोट चलता है। लेकिन उसमें दो जियो का चलिए जी, तो मैं आगे चलता हूँ जरा। ये वोल्टेज सोर्स हो गया अब, और ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, एक खास प्रॉपर्टी होती है बैटरी की कि हम ये जानते हैं कि करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव तक जाता है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में तो गैप है ना, तो यहाँ पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव में तो जंप करेगा नहीं करंट, तो वो गैप बनाया ही इस वजह से जाता है कि पॉजिटिव से चुपचाप नेगेटिव की तरफ ना चला जाए करंट, तो इसलिए गैप बना दिया जाता है। अब गैप बना दिया, और गैप बनाने के बाद हमने क्या करा कि हमने उसको एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया। ऑल्टरनेट पाथ का मतलब क्या है कि मैं स्कूल गया, स्कूल से घर जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। आपके साथ शायद उल्टा होगा, स्कूल जाकर अच्छा लगता है। मुझे लग रहा था घर पर डांट पड़ती रहती होगी ना, नालायक पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, ऐसा होता है? नहीं, दोनों जगह एक सही है, सर डांट नहीं पड़ता। नहीं पड़ती। सर स्कूल में टीचर्स परेशान है, घर पे कर रहे हैं। तो अब हमने ये कहा कि हमारा घर और हमारा स्कूल काफ़ी नज़दीक है, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल से बचकर जैसे तैसे बस फटाफट घर पहुंच जाए, ठीक है? तो हम घर जाना चाहते हैं। तो अब ये है कि हमने जो पाथ है, उस पाथ में बीच में गड्ढा खोद दिया, और उस गड्ढे के पार हम निकल नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? कोई दूसरा पाथ ढूंढेंगे, कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, है ना? उस दूसरे रास्ते से अपने घर जाएंगे। वही सेम कहानी जो है करंट के साथ होती है। एक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाना चाहता है। करंट का जो पाथ होता है वो यही होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। आपने बीच में गैप छोड़ दिया, तो उसके अलावा आपने एक ऑल्टरनेट पाथ भी दे दिया उसको, तो अब करंट यहाँ से इस पॉजिटिव से जाकर और इधर से नेगेटिव तक पहुँचेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, पॉजिटिव से निकला करंट और पॉजिटिव से निकल के फिर वो एक एक रेसिस्टेंस में जाना शुरू करेगा। तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, म्यूजिक दे दो ना, थोड़ा कुछ रिदम बना दो साथ में। कुछ बबल्स का होता होगा, कंसेप्ट बताया होगा किसी ने कि ये जॉइंट्स के बीच में बबल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। यस सर। है ना, कभी कभी डिसलोकेट भी हो जाती है, ये टेढ़ी हो गई उंगली, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर साहब मतलब खींच को जाते थे। हो जाता है, मैंने देखा है कई बार। सर खींच को जाते थे। कुछ ऐसे भी होते हैं यूँ करते कट 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 यहाँ से ये सब कंधे वंधे चटक जाते हैं उनके। चलो जी देखो, तो यहाँ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाला। डिसलोकेट हो जाता है। हाँ, अब क्या है, कैलकुलेट कैसे चीज़ें डिसलोकेट हो जाएगी? अरे मैं ये बता रहा हूँ, और मैंने तो देख रखा है ये। मैं तो इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अब आजकल आप गूगल पर देखोगे तो पहले तो मना करते थे कि उंगलियाँ चटकानी नहीं चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद में कुछ नए यूट्यूब वगैरह पर कुछ नए लोगों ने बताया कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे ना थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलता है, हमारी जो बोन्स है उनको रिलैक्स मिलता है, बीच में बबल आ जाता है, बबल निकल जाता है, ये बताते हैं। वो ठीक है, वो गलत नहीं है वो कंसेप्ट। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी क्लास में जब मैं पढ़ा करता था तो एक बच्चा उंगली चटकाता था, उस बेचारे की ये उंगली टेढ़ी हो गई, रोना ही शुरू कर दिया। वो उंगली उसकी सीधी नहीं, वो जैसे सीधी करो चीख मार रहा, रो रहा है, ठीक है? टीचर तक परेशान हो गए कि यार क्या हो गया इस बच्चे को। फिर वो जो शायद आपके स्कूल में भी एक मेडिकल रूम तो होता होगा, उस मेडिकल रूम में जिस डॉक्टर को बिठाते हैं वो डॉक्टर नहीं होता, वो कंपाउंडर से भी गया गुजरा होता है, उसको कुछ नहीं आता। उसको अगर सुई लगाने के लिए बोले ठोक देगा सुई पूरी तरह से, वो ऐसे लगाएगा कि कई दिनों तक दर्द नहीं जाएगा, ठीक है? कहते हैं हाँ। what does the CEO is सर ऐसे मतलब डालते हैं। उसका भी एक तरीका होता है,
हमारे जो school- इंजेक्शन होता है वो भी लगाने का एक तरीका, वो ठोक देंगे सीधा का सीधा, है ना। कहते हैं ऐसा ये जोर पे CAOH का ऑर्डर डालता है। पता नहीं क्या डाल देते हैं। एक दवाई होती है हर स्कूल में, एक वो दवाई होती है नीली नीली सी, वो डाल देंगे उसके ऊपर, उसको फैला देंगे चारों तरफ। यहाँ से राइस पकड़ा हाँ, देगा। अरे सर लास्ट में जब पेट बैक आती मैं पेट करते क्या पकड़ा के चले गए। सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। अरे मैं क्या उसका कट्टा कॉटन लगा के मैं जिस स्कूल में था, बुराई तो नहीं करनी चाहिए, हमारे स्कूल में तो डाइजीन की एक्सपायर्ड बोतलें पड़ी रहती थी, एक्सपायर्ड बोतलें, कि अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए बेचारा इन्फेक्शन से मर जाएगा, ऐसा कर देते थे। तो भैया मत करा करो उसको ज़्यादा। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे करके कट कट पूरी उंगली। सर पूरा बदन कट कट होता है। ये बहुत तो देखा है। चलो एंकर चेक करते हैं। नहीं, इतने सारे सर रेजिस्टर से पास करने के बाद सर करंट का तो डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ? तो इतने सारे रेजिस्टर से पास करने के बाद सर करंट मतलब क्या बच्चे पूछते हैं बड़ा मारते हैं सर इसका हम करते हैं चेक करते हैं दूसरों की। अच्छा वो चलिए यहाँ से करंट निकला। अब ये ऐसा क्यों बनाया जाता है बैटरी को, ताकि उसको एक ऑल्टरनेट पाथ मिल जाए। Yes. तो भाई करंट पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव तक जाए बिना मानेगा नहीं। अब वो भाग रहा है पूरी तरीके से, पूरी तेज़ी से जा रहा है करंट के, भी मुझे नेगेटिव तक जाना है, यानी कि मुझे अपने घर जाना है। अब वो भाग रहा है, रास्ते में बल्ब मिल गया, बल्ब कहेगा बेटा जा तो रहा है तो पहले मुझे भी कुछ देकर जा, है ना, टैक्स देकर जाए यहाँ पर। तो वो कहेगा कि टैक्स के नाम पर क्या चाहिए, कह रहा बस अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन फ्लो दे दे मेरे को। क्यों चाहिए भाई तेरे को, मैं थोड़ा सा जल जाऊँगा, रोशनी दे दूंगा आसपास के लोगों को। तो ये कहता है कि अच्छा ले पकड़, अब मुझे घर जाने दे। फिर आगे जाता है, आगे एक फैन मिल जाता है, वो कहता है कि अब क्या बात है, तो कहता है मेरे को भी दे, है ना। तो वो कहता है ले भाई तू भी इलेक्ट्रॉन पकड़, दो चार का फ्लो, खत्म नहीं हुआ है। दो चार का फ्लो उसने भी ले लिया, अब ये पंखा चल गया, ठीक है। उसके बाद आगे गया तो आगे फ्रिज मिल गया, तो उसने कहा चलो बस अब इसको भी हाथ देते हैं, तो ये चला गया तो इसको भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुआ अभी तो अरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत होते हैं। सर चेंज तो होना चाहिए सर कुछ, हाँ? सर कुछ फिर चेंज हाँ। तो बन रहा होगा बताओ। चलते में। तो वो जो चेंज होता है, वो चेंज ये है कि इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम। जब फिर बैटरी में वो खत्म होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं खत्म होते, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी खत्म तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो बैटरी है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं चुपचाप पड़ जाते हैं गिर कर कि भाई हमारी एनर्जी खत्म हो गई, अब हम दौड़ नहीं सर सकते। जैसे 3-4 बल्ब एक साथ लगे तो होता है ना कि एक में ज़्यादा लाइट आ रही है, एक में थोड़ी कम। हाँ वो यही है कि एक बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, एक नहीं डिस्चार्ज। सर फ्लो क्यों खत्म होता है? फ्लो इस वजह से खत्म होता है कि लगातार एनर्जी जो है वो उनकी कंज्यूम हो रही है, और एनर्जी जा कहाँ पर रही है। अगर बल्ब है तो हम ये कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो सकती है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की एनर्जी थी, फ्लो होना यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना, दौड़ना यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी। फिर अगर कैसे बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करते हैं फिर वो चार्ज कैसे होता है? बता रहा हूँ। उसके बाद इधर फैन, तो फैन में सारी की सारी एनर्जी गई, तो फैन में सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। फ्रिज में सारी की सारी एनर्जी गई तो किस में कन्वर्ट हुई, अगेन हीट एनर्जी में। हीट का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज सब चीज़ों को गर्म करेगा, हीट का मतलब टेम्परेचर से है यहाँ पर। ये चाहे तो टेम्परेचर को वो कम कर रहा है, चाहे तो टेम्परेचर को ज़्यादा कर फ्रिज का प्लग निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन वो केबल के अंदर ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? रहा है। हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार होता रहेगा और वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाते रहेंगे, नहीं, प्लग लेकिन निकाल दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर ही घूमते रहेंगे, वायर के अंदर ही घूमते रहेंगे, हमेशा घूमते रहेंगे जब तक उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अब क्या हुआ कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, अब हमने क्या करा, हमने उसको चार्ज करना शुरू करा। तो चार्ज करने का मतलब क्या है कि हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू की, और जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स अगेन मोशन में आएंगे। ऐसा होता है जैसे R1 में R2 R3 में तीनों में बल्ब है तो सबसे ज़्यादा जो R1 करेगा फिर R2 ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये सीरीज कनेक्शन में होता है, पैरेलल में ये डिसएडवांटेज दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम। तो करंट क्या होता है, करंट कुछ इस तरीके की चीज़ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये बोल रहा तो उसमें ये उस समय होता है कि जब बैटरी मैं भी आ रहा हूँ, अंदाजा मत लगाओ, मैं भी आ रहा हूँ। पहले सीरीज जो है ना, वो सीरीज कर लें, उसके बाद मैं उस चीज़ पर आ रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन है, पावर बैंक होता है फिर उसके अंदर क्या होता है, मतलब हमने कुछ सर, चार्ज मेरा कर उसके अंदर दिया। भी सेम चीज़ है। मेरा क्वेश्चन हाँ, उसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। क्वेश्चन है। जब हम पावर बैंक की बात करते हैं तो पावर बैंक बना होता है निकल से और कैडमियम से।
जो सेल है वो भी उसी चीज़ से बना होता है, ज़्यादातर निकल और कैडमियम से बना होता है। अगर सर आयन से बनाता है अलग अलग तरीके की बैटरीज होती हैं, है ना। लिथियम आयन। कोई लिथियम आयन बैटरी होती है, कोई निकल कैडमियम बैटरी होती है। तो अब ये है कि अगर मान लीजिए हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो होता है कि डिस्चार्ज हो गया तो ख़त्म हो गया, और एक होते हैं रिचार्जेबल सेल। अगर मैं उसको रिचार्ज कर सकता हूँ, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी, जैसे हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप की बैटरी, तो उसी तरीके से जब हम उसको रिचार्ज करते हैं तो फिर हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। एनर्जी तब तक स्टोर रहेगी उसमें जब तक हम उसको पावर बैंक को किसी और चीज़ में कनेक्ट नहीं करते। पर हमने उसको ऑफ किया तो उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता चलता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। तो घूमता रहेगा तो एनर्जी नहीं देगा। बस अगर मान लीजिए और नॉर्मल, ऑन के बिना एनर्जी ना चल रहा है। अगर नॉर्मल भी, हमने ये कहा था ना, अगर नॉर्मल भी कोई वायर है हमारे पास, तो वायर कंडक्टर तो है ही ना, उसमें कोई हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, उसको इलेक्ट्रिक लाइन से कनेक्ट नहीं करा है। तो नॉर्मल हमारे पास वायर है, तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। कैसे घूमेंगे? रैंडमली घूमेंगे। जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उनको डायरेक्शन देंगे। सर बैटरी हटा के सर एसिड यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बैटरी हटाकर एसिड, बैटरी के अंदर भी एसिड होता है, अलग अलग तरीके की बैटरी होती है, एसिड वाली बैटरी भी होती कार्ड है। की तो वहाँ पर एसिड जो है एसिड एनर्जी स्टोर करता है आपके सर लैपटॉप में फोन की बैटरी खराब हो जाती है तो उसमें क्या होता है? लैपटॉप की बैटरी। लैपटॉप में फोन की बैटरी अच्छा, खराब हो जाती है। वो ये हो जाता है कि अब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर वो कैपेबिलिटी खत्म हो गई कि वो अब फर्दर एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, वो एनर्जी स्टोर हो ही नहीं पाएगी उनके अंदर। इस वजह से वो ऐसा किस रीजन से ऐसा फील होता है? वो इस वजह से होता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट ही बेकार हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर भरी जाती है चीज़, वो मैक्सिमम केस में क्या होता है, एसिड ही होता है। तो वो जब एसिड होता है, जब एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो तब ये काम हो जाता है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी एसिड को हम लगातार चार्ज डिस्चार्ज लगातार करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद में क्या होगा, उसकी कैपेबिलिटी चार्ज और डिस्चार्ज होने की खत्म होगी। लाइफ होती है हर चीज़ की, वो चीज़ सर कौन सा एसिड होता है? क्या चीज़ बुक किस क्लास की है? अरे लिखा था सामने, 12 लिखा था सर, नहीं लिखा क्या? वो लिखा नहीं था देखा ना, है सर, ये टेबल कौन पर सा आराम से एसिड लग होता रही है? है। कौन सा एसिड होता है? H2SO सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमेशा बैटरी के अंदर। समाचार कुछ गए तो सर बोल रहे काउंटर कवरिंग पे बैटरी जो नहीं चला पाती, खत्म हो वो जो है ना टफन प्लास्टिक होती है, तो वो नहीं चल पाती। वो उसी तरीके से हो गया जैसे कि हार्पिक की बोतल आप खरीद के लेकर आओ, वो हार्पिक की बोतल को क्यों नहीं चला देता? तो वो ग्रेड्स होते हैं अलग अलग प्लास्टिक के। अब अगर हार्पिक है, हार्पिक को उसमें से निकाल कर और आपने कोका कोला पिया और उसकी खाली बोतल है उसके अंदर डाल दिया, तो आप कुछ दिन में देखोगे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बोतल, ऐसे उसको जला देगा। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है, ग्रेड्स होते हैं प्लास्टिक के। और आपने सुना भी होगा आजकल अभी जुलाई से नया रूल आया है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप यूज़ नहीं कर सकते, उस पर भी जुर्माना है कुछ। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर फ्रूटी खरीदी है, फ्रूटी टेट्रा पैक, फ्रूटी में वो बन गया पाइप। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पाइप कागज कागज का। ये क्वालिटी आराम से क्या हो गया? डायबिटीज हो रही है तो ये उठ जाएगी, तुम्हें यार समझ में नहीं आता। एक रेडिएशन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक मशीन का चैप्टर भी मिलेगा। अरे बोल गया भाई कौन सा फिर हाँ ठीक है।
विनायक यस सर डिलीवरी आई है पानी की बॉटल की। क्या हुआ डिलीवरी है पानी की बॉटल। मैंने पढ़ी नहीं है। तो पेज के पेज नंबर का बनाने के लिए इन्होंने डेसिमल्स दे दिए भाई आर्टिकल बुक देखी। तो डेसिमल से पेज नंबर ही है जो पेज नंबर है इसमें समझती है। रुक जा। सर इस बुक की पेज नंबर इसकी डेसिमल फॉर्म में लिखी है। वो डेसिमल फॉर्म का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 8 है अगर तो 8.1 8.2 मतलब 8 चैप्टर का पहला पेज। सर ये 7.125 में 125 पेज का चैप्टर है। चलिए अब जरा यहाँ पर देखिए, मैंने ये बोला सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो ये करंट जा रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट आई ही फ्लो करेगा, इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट आई फ्लो करेगा और इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट आई फ्लो करेगा। तो हम ये कहते हैं कि करंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप में से किसी ने पूछा था कि जो पहले कनेक्टेड है, अगर मान लीजिए एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, तो जो पहले बल्ब कनेक्टेड है वो शायद थोड़ा ज़्यादा ग्लो करे, जो बाद वाला बल्ब है वो थोड़ा कम, और जो बाद वाला है वो थोड़ा कम। तो वो हम ये बोलते हैं कि वो वेरिएशन करंट का नहीं, वो वोल्टेज का वेरिएशन होता है। तो मैंने ये बोला इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम। तो जब भी कभी आपको रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्टेड मिले तो आप तीनों में करंट सेम लेंगे। आपने करंट सेम ले लिया, उसके बाद वोल्टेज वेरी करेगी। इसका मतलब ये जो पहला रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज जाएगी V1, दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज जाएगी V2, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज जाएगी V3। V1, V2, V3 और टोटल जो बैटरी हमने इसमें कनेक्ट कर रखी है उसकी टोटल वोल्टेज कितनी है V, उसकी टोटल वोल्टेज V है। तो ये V जो है यही तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, V1, V2 और V3 तीन पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अब हम ये कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा मुझे और ये एनसीईआरटी की है। अलग से, जैसे मतलब इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आपकी फिजिक्स की लकड़ी से बात उस तरह से V is equal सर यहाँ पे to वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हाँ, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। सर वॉल्यूम 1 भी सर इतनी होती है। 6 चैप्टर है कि भाई 6 चैप्टर की वॉल्यूम बनी थी सर एक हाँ सर एक दिन कितना पड़ेगा। चलो अब जरा देखिएगा कि मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने R बोल दिया, और इस पूरे सर्किट का जो करंट है वो क्या है I है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया एज पर ओम्स लॉ IR। अब जो V1 है, V1 किस में वोल्टेज है, इस वाले रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो कितना V1 है। तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो V1 की वैल्यू हो गई IR1। समझ गए? इसी तरीके से ये जो V2 है, ये V2 क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज है ना, तो IR2। सर रेजिस्टेंस तीनों अलग हो सकते हैं। हाँ, तीनों अलग रेजिस्टेंस। ऐसे ही इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना V3, तो V3 कितना है IR3। तो ये IR इज इक्वल टू, इधर भी I है, इधर भी I है, इधर भी I है, I ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो आपका सीरीज कनेक्शन का आ गया। हमने क्या करा, मैं दोबारा बताता हूँ कि इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज वेरीज। तो करंट सेम रहता है तो हर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस में भी करंट आई गया, दूसरे रेजिस्टेंस में भी करंट आई गया, तीसरे रेजिस्टेंस में भी करंट आई गया। तो सब में करंट कितना जा रहा है आई। अच्छा, और वोल्टेज वेरी करता है, तो वोल्टेज वेरी करेगा तो ये V ही तीन अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1, V2 और V3। तो इसका मतलब इस V की वैल्यू क्या हो गई, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V क्या है, पूरे सर्किट का वोल्टेज, यानी कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक ही बात होती है।
तो मैं क्वेश्चन है जैसे मान लिया हमने कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें 3 बल्ब लगा दी 5.5 वॉट के, एक्सटेंशन बोर्ड से 12 वॉट सप्लाई करता हूँ तो वो पैरेलल कनेक्शन है, मैं उस पर आऊँगा। वो जो एक्सटेंशन बोर्ड वाला आपने बताया था ना, मैं आऊँगा उस पर। और फिर जैसे मान से एक्सटेंशन फोन लगा चार्ज करे तो धीरे चार्ज करता है और नॉर्मल वॉल प्लग से ट्राई करते ज़्यादा तेज करता है ऐसे ये कहाँ पर होता है? ऐसे ट्राई किया गया ये नहीं पता मेरे को। फिर जो से टाइम बहुत होता है मतलब 24 आवर्स होते हैं या 40 आवर्स में काम करता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है V, और इसमें से करंट कितना निकल रहा है I। तो मैंने कहा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, तो V इज इक्वल टू IR। V1 इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है V1, वोल्टेज कैसे निकालते हैं I इंटू R करके, तो IR1। ऐसे ही V2 क्या हो गया IR2, V3 क्या हो गया IR3। तीनों में I कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लिया, I से I कट लिया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाइए पैरेलल कनेक्शन पर। ये प्रूफ है ना? हाँ, ये प्रूफ है। ये उसका प्रूफ है इसका सीरीज कनेक्शन का। अब मैं ये देखूंगा पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो अभी देखो। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में हम बात करेंगे अपने घरों की, कि जो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। क्यों होता है उसका भी जवाब अभी देंगे। देखिए पैरेलल कनेक्शन में ऐसे होता है, R1 R2 R3, R1 R2 R3, तो 3 रेसिस्टेंसेस हैं और कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 3 पैरेलल लाइन्स हैं, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन बोल देते हैं इसको। ठीक, अच्छा अब ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है V। अब यहाँ से जब करंट निकलेगा तो कितना निकलेगा, वही पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, ये हो गया I। अब होता क्या है इन पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट वेरीज। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से और यहाँ तक तो एक सिग्नल वायर था, तो यहाँ से यहाँ तक तो करंट हमारा I ही रहेगा, लेकिन यहाँ पहुँचते ही फिर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा I1, इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा I2, और इस वाली ब्रांच में जाएगा I3। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हमारा इस वाले रेसिस्टेंस का भी वोल्टेज भी, इस वाले रेसिस्टेंस का भी वोल्टेज भी, और इस वाले रेसिस्टेंस का भी वोल्टेज भी। तो तीनों रेसिस्टेंसेस के जो वोल्टेज है वो भी ही रहेगा, वो सेम रहेगा वोल्टेज, वोल्टेज चेंज नहीं होता पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल का याद रखने का, हमेशा आप ये समझिए कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको पैरेलल लाइन्स ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ कर्व लाइन्स मिले, कुछ अजीब सी लाइन्स मिले, लेकिन आपको बस ये देखना है कि किसी भी रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो वो पैरेलल में है। जैसे ये वाला रेसिस्टेंस है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये इन 2 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस वाले रेसिस्टेंस का भी स्टार्टिंग पॉइंट इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एंडिंग पॉइंट भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तीसरे रेसिस्टेंस का भी स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट इससे, तो तीनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स सेम है। तो जब रेसिस्टेंसेस कितने भी हों हमारे पास, 50 हो, हज़ारों रेसिस्टेंसेस हों, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो हम ये कहेंगे सारे के सारे इससे जुड़े। कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन। अब इसमें देखिएगा वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मैं लिखूँगा I इज इक्वल टू
I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करेंगे, ये पूरा तीनों को इक्वल ही इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तीनों में बराबर और अलग अलग करंट जा रहा है, लेकिन वोल्टेज तीनों में सेम है। ठीक है, ये वोल्टेज ही है वो चीज़ जो सब जगह बराबर जानी चाहिए ताकि सारे के सारे हमारे इक्विपमेंट्स ठीक से काम करें। जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन का चार्जर है वो तभी काम करेगा जब उसको 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर तब काम करेगा जब उसको 220 वोल्ट मिलेंगे। तो 220 वोल्ट घरों में नॉर्मल सप्लाई 220 वोल्ट की आती है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि वोल्टेज सबको बराबर मिलना चाहिए। तो हम अपने घरों में इसलिए पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं ताकि सबको वोल्टेज बराबर मिले। नहीं तो पता चले कि भाई मैंने ना वो शुरुआत में टीवी चला दिया था तो इस वजह से बल्ब बहुत धीरे चल रहा है ना। मैंने शुरुआत में ना फ़ैन ऑन कर दिया था तो फ़ैन ने सारा का सारा वोल्टेज ले लिया, तो इस वजह से हमारा जो टीवी है ना वो चल ही नहीं रहा है। तो सीरीज़ कनेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से घरों में हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। सर करंट अब- इक्वल मिलता है नहीं, करंट तो अलग अलग जा रहा है ना पैरेलल में। तो सर फिर पैरेलल में करंट अलग अलग जा रहा है, करंट से कोई फ़र्क नहीं है। करंट क्या है, करंट तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब वो फ्लो जो है वो तेज़ मिले या ज़्यादा मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से बनता है कि वोल्टेज कितनी मिल रही है। तो वोल्टेज मेन क्राइटेरिया होता है, करंट मेन क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी सब इक्विपमेंट के चलने का, ऑपरेशनल होने का। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सर सीरीज से एग्जांपल बताइए सर कि एक स्विच से 2-3 चीज़ें चल रही हैं। सीरीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी आप दिवाली पर देखोगे घरों में लोग लड़ियाँ लगाते हैं, इसकी लाइट की लड़ियाँ लगाते हैं। तो लाइट में छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, एक के पीछे एक कनेक्टेड होते हैं, पहला वो होते हैं है ना। और पैरेलल में तो बहुत तेज जलेंगे, बल्कि फूक जाएंगे। पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो फूक जाएंगे। तो होता क्या है कि उनको सीरीज में लगा दिया कैसे जाता है। कनेक्ट कर सकता सर है जैसे निकाल निकाल के निकाल कर एक बार ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो लड़ी ऐसी बन जाएगी कि वो फैल जाएगी। लड़ी नहीं रहेगी, वो चादर बन जाएगी। समझ रहे? तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है सीरीज़ में कि अगर सीरीज़ में हमने जैसे बल्ब्स कनेक्ट करें ना, तो आप कभी देखिएगा, खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जब दिवाली चली जाए तब, दिवाली के बाद क्या कि जो एक बल्ब है ना, एक बल्ब को फोड़ देना तो पूरी की पूरी लड़ी बेकार है, फिर पूरी लड़ी चलेगी। सर लेकिन बहुत सारे रंग में ये भी होता है कि पहला बल्ब फूटने के बाद भी चलता है। हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें एक ऑल्टरनेट वायर दे रखा होता है। सर उसमें तीन आजकल चार आ रही है। तीन चार वायर होती है। आजकल आ रही है कि आजकल ऑल्टरनेट वायर आ रखी है कि अगर एक का कनेक्शन छूट भी जाए तो दूसरी बाईपास वायर दे रखी होती है, उससे करंट फ्लो होता रहता है। ये होता है। तो इसमें देखिएगा, हमने ये कहा कि करंट पूरे के पूरे सर्किट का करंट आई है, पूरे सर्किट का वोल्टेज भी है, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस मैंने R मान लिया। तो एज पर ओम्स लॉ आई क्या होगा, V/R। I1, ये I1 कितना हो जाएगा, V/R1। एज पर ओम्स लॉ आई क्या होगा, V/R। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू V/R2। ऐसे ही I3 की वैल्यू क्या होगी, V/R3। अब क्या करिए, V तीनों जगह कॉमन है, राइट हैंड साइड में V निकाल लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। V से V कट गया तो इधर 1 बचा, हो गया प्रूफ। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तो ये हमारा पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।